गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बिहाइव का सेकंड चैप्टर करेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये चैप्टर इवलिन ग्लैनी के बारे में है, जो कि एक मल्टी परकशनिस्ट थी। परकशनिस्ट कहते हैं जो ताल वाले म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे ड्रम है। इस चैप्टर के राइटर का नाम है डिबोरा काउले। डिबोरा काउले एक फ्रीलांस राइटर हैं और ये डिबोरा काउले ने इवलिन ग्लैनी का इंटरव्यू लिया। डिबोरा काउले ने इवलिन ग्लैनी का इंटरव्यू लिया था, क्योंकि जिसमें इवलिन ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। ये चैप्टर उसी इंटरव्यू के आधार पर बनाया गया है। ये चैप्टर उसी इंटरव्यू का एक पार्ट है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने इवलिन से उसकी हियरिंग छीन ली थी, यानी वो सुन नहीं सकती थी, डेफ हो गई थी, लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसे एक असाधारण टैलेंट दे दिया था। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं उसे इवलिन फील करती है, महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हम सबसे कहीं ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए वो इतना beautiful music play कर पाती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. आगे आपके सामने एक ऐसे ही पर्सन का अकाउंट है, एक ऐसे ही पर्सन की कहानी है जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ी और उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन था और वहाँ पर बहुत सारी क्राउड इकट्ठा थी, यानी बहुत भीड़ लगी हुई थी रेलवे प्लेटफॉर्म पर। और क्योंकि ये रश आवर था, यानी भीड़ भाड़ का समय था, जब सब लोग रश आवर उस समय को कहते हैं जब ज़्यादा भीड़ होती है और लोग पोजीशन के लिए एक दूसरे को जोसल कर रहे थे। जोसल कहते हैं जो हल्का सा धक्का मुक्की होती है, क्योंकि सब आगे आना चाहते थे। पोजीशन का मतलब है यहाँ पर आगे आना, ताकि जैसे ही ट्रेन आए वो ट्रेन में चढ़ जाएं। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. इसी प्लेटफॉर्म पर एक स्लाइड गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की खड़ी थी, जो कि दिखने में बहुत छोटी लग रही थी। हालांकि वो 17 साल की थी, लेकिन दिखने में वो उससे भी कम लग रही थी। वो लड़की नर्वस थी, थोड़ी बेचैन थी, परेशान थी, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड थी, क्योंकि वो आती हुई ट्रेन का वाइब्रेशन फील कर रही थी। यानी ट्रेन की आवाज़ नहीं सुन रही थी, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो सुन नहीं सकती थी, वो डेफ थी, तो वो सुन नहीं रही थी। लेकिन उसके वाइब्रेशन कहते हैं कंपन। जब कोई चीज़ बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है तो उसकी आवाज़ It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish form. वो लड़की लंदन जा रही थी, क्योंकि लंदन के एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, बहुत ही प्रतिष्ठित फेमस कॉलेज है, जिसे कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक कहते हैं। वहाँ पर ये उसका पहला दिन था, यानी उसका एडमिशन हो गया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और वो पहली बार लंदन जा रही थी। और ये उसके लिए काफ़ी डोंटिंग था, काफ़ी कठिन था, मुश्किल था, क्योंकि वो एक टीनेजर थी और वो पहली बार स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटलैंड की रहने वाली थी इवलिन, एक
फार्मर के परिवार से बिलोंग करती थी और वो पहली बार लंदन जैसे बड़े शहर में जा रही थी, प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी हुई थी। तो वो थोड़ी बेचैन भी थी लेकिन एक्साइटेड भी थी अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर, क्योंकि अब उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था जिसमें वो लेना चाहती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग कहते हैं ए पर्सन हु वांट्स टू बी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहते हैं ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन बनना चाहता है यानी आकांक्षी, जिसे इच्छा हो म्यूजिशियन बनने की, उसे एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहने, उसे एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहते हैं। यानी एस्पायर का मतलब होता है इच्छा करना। उसके सामने एक और भी बड़ा चैलेंज था, यानी एक चैलेंज उसके सामने ये था कि वो एक छोटे से गांव से निकलकर लंदन जैसे बड़े शहर में जा रही थी, और उसके साथ दूसरा चैलेंज जो इससे भी बड़ा था वो ये था कि वो पूरी तरह से डेफ थी, वो पूरी तरह से बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। इवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इवलिन ग्लैनी का हियरिंग का लॉस, यानी जो उसकी सुनने की शक्ति दिन पर दिन कम होती जा, यानी जो वो सुन नहीं पा रही थी, वो बहरी हो गई थी, ये एकदम से नहीं हुआ बल्कि ग्रेजुअल था, यानी धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति कम होती रही। यानी जब वो पैदा हुई थी तब उसकी हियरिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती गई, और इस टाइम तक आकर जब वो 17 साल की थी वो पूरी तरह से अपनी हियरिंग खो चुकी थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। क्योंकि ये इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में इवलिन भी बैठी हुई है, उसकी मदर भी बैठी हुई हैं, और वो राइटर के साथ बातें कर रहे हैं। तो वो उसकी मदर, इवलिन की मदर याद करती है कि जब वो 8 साल की थी तब उन्होंने पहली बार नोटिस किया था कि उसके साथ कुछ गलत है, क्योंकि एक प्रोग्राम के लिए उसका नाम बुलाया जा रहा था जहाँ पर उसे पियानो प्ले करना था, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी, यानी कि अपना नाम सुनने के बाद भी वो वहाँ से नहीं उठी, क्योंकि उसे नाम सुनाई ही नहीं दे रहा था, उसकी हियरिंग कम हो गई थी। तब उसकी मदर ने पहली बार ये चीज़ नोटिस की थी। दे कॉल्ड हर नेम, उसकी मदर याद करते हुए बताती हैं कि उसने ये सबसे पहले तब नोटिस किया था जब इवलिन 8 साल की थी और वो पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जब उसका नाम पुकारा गया तब वो हिली नहीं, यानी ऐसे लगा जैसे इवलिन ने अपना नाम सुना ही नहीं है। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तब मुझे समझ में आया कि उसने सुना नहीं है, यानी उसकी हियरिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम है। सेज इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी इवलिन की मदर हैं। फॉर क्वाइट ए वाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कंसील का मतलब होता है छिपाना। कुछ टाइम के लिए इवलिन ने अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छिपा लिया, यानी वो किसी को नहीं बताती थी कि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तब उसके मार्क्स इतने ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गए थे, यानी इतने ज़्यादा कम आने लगे थे कि उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से कहा कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर को, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। मार्क्स क्यों कम हो रहे थे? क्योंकि इवलिन को क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था वो सुनाई नहीं देता था और वो ठीक से कर नहीं पाती थी, लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी कि उसे सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए धीरे धीरे उसके मार्क्स कम होते जा रहे थे। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। जब वो डॉक्टर के पास गए तब उन्हें ये पता चला कि उसकी हियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं,
क्योंकि उसकी नर्व जो नस थी सुनने वाली, जो हियरिंग वाली नर्व थी, वो डैमेज हो गई थी और वो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी। यानी अगर वो 8 साल की एज में जब उन्हें पता चला था तब डॉक्टर को दिखा लेते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन अब वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। They were advised that they should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. डॉक्टर डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी कि उन्हें हियरिंग एड्स लगानी चाहिए, यानी हियरिंग डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस दी कि इवलिन को हियरिंग एड्स यूज़ करनी चाहिए, जो कानों की मशीन आती है ताकि सुनाई दे, ताकि आवाज़ सुन सके वो, और साथ ही उसे डेफ वाले स्कूल में भेजना चाहिए, यानी नॉर्मल स्कूल में अब इवलिन नहीं पढ़ पाएगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। इवलिन कहती है कि जब मैंने ये सब सुना तो ऐसे लगा जैसे मेरे सामने सब कुछ ब्लैक हो गया है, मेरे सामने अंधेरा छा गया। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इवलिन बहुत स्ट्रोंग थी, वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी, हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने इस बात को डिटरमाइन कर लिया। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, यानी उसने ठान लिया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूज़िक में जो उसे इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करेगी, यानी अब वो किसी और फील्ड में नहीं जाएगी। वो शुरू से ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखती थी, क्योंकि जब वो 8 साल की थी तब वो पियानो बजाती थी, क्योंकि वो बहुत छोटी से ही म्यूज़िक सीखने लगी थी और अभी भी उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक ही सीखेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने ये डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना चाहती है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, उसे हतोत्साहित किया, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। यानी टीचर उससे कहते थे कि वो म्यूज़िक नहीं सीख सकती, जाइलोफोन बजाना नहीं सीख सकती, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। लेकिन रोन फोर्ब्स नाम के एक लेकिन रोन फोर्ब्स नाम के परकशनिस्ट ने उसके अंदर एक पोटेंशियल देखा, उसके अंदर कैपेबिलिटी देखी कि ये लड़की म्यूज़िक सीख सकती है उसे बिना सुने भी। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 लार्ज ड्रम ट्यून किए अलग अलग नोट पर, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इवलिन के साथ, जिसमें 2 बड़े बड़े ड्रम रखे गए और उन्हें अलग अलग नोट पर सेट किया गया। Don't listen through your eyes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. रॉन फॉब्स ने इवलिन से कहा कि अपने कानों से मत सुनो। रॉन फॉब्स ने इवलिन से कहा कि अपने कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से सेंस करने की, यानी फील करने की कोशिश करो कि जब ड्रम बज रहा है तो तुम्हें अपनी बॉडी के किसी पार्ट पर ये फील होता है या नहीं होता। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. एवलिन कहती है कि अचानक से मैंने ये महसूस किया कि मैं हायर ड्रम को, यानी जो ऊंचे नोट थे, उन्हें अपनी वेस्ट अप, अपनी वेस्ट के ऊपर वाले हिस्से पर फील कर रही थी, और लोअर नोट को जो लोअर नोट्स थे उन्हें मैं वेस्ट डाउन, यानी अपनी कमर के नीचे वाले पार्ट पर फील कर रही थी। यानी वो अपनी बॉडी पर ड्रम की आवाज़ फील कर रही थी, कानों से नहीं सुन सकती थी, लेकिन उसकी बॉडी उसे फील कर रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. जब फोर्ब्स को पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो उसने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया
और जल्दी ही इवलिन को पता चल गया कि उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट पर वो कुछ नोट्स को महसूस कर सकती है, उन्हें फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। इवलिन कहती है कि मैंने अपने माइंड और बॉडी को ओपन कर दिया उन सारी साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करने के लिए। यानी उसे सिर्फ कानों की समस्या थी, वो कानों से नहीं सुन सकती थी, लेकिन वो पूरे खुले माइंड से और अपनी बॉडी से, लेकिन उसका माइंड और उसकी बॉडी म्यूज़िक को फील करने के लिए तैयार थे। और उसने उसी के इस तरह से उसे एक नया रास्ता मिला म्यूज़िक सीखने का, कि वो म्यूज़िक सुन नहीं सकती लेकिन म्यूज़िक को फील कर सकती है। द रेस्ट वॉज शीर द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी जो भी है वो शीर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क है। यानी कि जब उसका इंटरव्यू हो रहा था तब वो एक बहुत ही वेल नोन मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी, बहुत फेमस हो चुकी थी। तो वो बताती हैं कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। उन्होंने अपनी बॉडी से म्यूज़िक को फील करना शुरू हुआ और उसके बाद आज वो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई हैं कि उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक बहुत फेमस राइटर उनके सामने हैं। तो बाकी का जो काम था वो किससे हुआ? डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से। यानी दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क ने बाकी का काम कर दिया। बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल करेंगे।